हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपका दोस्त, आपका फ्रेंड डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव वेलकम करता हूँ अपने चैनल द साइक में। फ्रेंड्स, अभी मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी, ठीक है, यूजुअली कि कम बोलना चाहिए, उसके ऊपर मुझे कमेंट मिला किसी फ्रेंड का कि सर आप एपिलेप्सी पे, दौरे पे कुछ बताइए, कुछ उसके बारे में वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड्स, मैं आज एपिलेप्सी के बारे में ही बात करूंगा। और जैसा कि हम आज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होके देखते हैं, हम इस चीज को एहसास करते हैं कि जो दौरा है, जो एपिलेप्सी है, जो सीजर है, वो कितना ज्यादा अहम भूमिका निभा रहा है साइकियाट्री में, न्यूरोसाइकियाट्री में। कितने ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और लोगों के अंदर कितनी भ्रांतियां हैं, मिसकंसेप्शन है, मिथ्स हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरी आज की वीडियो होगी वो एपिलेप्सी सीजर पे होगी और बेसिकली उसके क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम होते हैं और एपिलेप्सी क्या होती है, बेसिकली इसके बारे में होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि जो एपिलेप्सी है वो लोगों के दिमाग में, लोगों के मन में बैठा हुआ है कि जो दौरा होता है वो किसी पुराने कर्मों का पाप है, या दौरे वालों के साथ रिश्ते नहीं रखने हैं, उनसे शादियां नहीं होनी है, उनके साथ रिलेशंस नहीं जोड़ना है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। दौरा एक तरह की मानसिक बीमारी है, दौरा एक तरह की बीमारी है जिसका अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कराते हैं फ्रेंड्स, तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, हम उसे काफी हद तक उससे आराम पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों के मन में क्या है ना कि दौरे को लेकर के उसको ठीक करने के भी लोगों के अपने अपने विचार हैं। कोई जूता सुंघाता है, कोई कुछ करता है, कोई मोजा सुंघाता है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, टीवी में मैक्सिमम दिखाया जाता है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ये हमारी गलत धारणाएं हैं। कई बार हम उसके मुंह में चम्मच लगा देते हैं, कोशिश करते हैं कि दौरे को रोक लें, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं करना है। इससे क्या होता है, इंजरी और ज्यादा बढ़ जाती है, इंजरी और ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो और आपके बस का नहीं है कि आप उसको रोक पाओगे। क्योंकि फ्रेंड्स, दौरा क्या होता है बेसिकली, जो सीजर है वो क्या होता है, एपिलेप्सी क्या होती है, जैसा कि हमारा कंप्यूटर, आपने देखा होगा ना फ्रेंड्स, कंप्यूटर में जैसे कि कई ढेर सारे सिग्नल्स होते हैं, वायर्स होती हैं और सबका अपना अपना काम अलग अलग है। वैसे ही हमारा ब्रेन है फ्रेंड्स। हमारे ब्रेन में अलग अलग चैनल्स हैं, अलग अलग उसके सिग्नल्स हैं और सबका क्या है, एक तरह से वायर की तरह हमारा ब्रेन में भी वायर्स जा रही हैं। ठीक है, एक तरह से वायर की तरह हमारे सिग्नल जाते हैं। ठीक है, वेन्स होती हैं। तो हर वेन्स का, हर नसों का अपना अलग काम है। कोई कान से रिलेटेड है, कोई ब्रेन से रिलेटेड है, कोई हाथ से रिलेटेड है, कोई आंखों से रिलेटेड है। तो सबका अपना काम है और बहुत मतलब ब्रेन में एक जाल सा बना हुआ है। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि यूजुअली जब ये आपस में कई बार चिपक जाते हैं, कई बार इसमें अब दूरियां कम हो जाती हैं इन दो वेन्स के बीच में, तो दिमाग में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पैदा होता है। फ्रेंड्स, इसी को हम एपिलेप्सी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, यूजुअली क्या है, हमारे दिमाग में जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है वो 15 से 20 मेगावोल्ट का, 15 से 20 मेगावोल्ट का जो हमारे अंदर नॉर्मल करंट होता है हमारे ब्रेन के अंदर। लेकिन जब ये नसों के पास आने की वजह से 200 से 300 मेगावोल्ट हो जाए तो एपिलेप्सी होती है। तो उस कंडीशन को हम एपिलेप्सी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आगे वापस आता हूं अपनी उस बात पे। तो क्या आप उस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को रोक सकते हैं? क्या आप चम्मच लगा के, मोजा सुंघा के उस एपिलेप्सी को रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है जिसके कुछ कारण होते हैं, जिसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से आता है। तो इसका प्रॉपर हमें ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि जिसको भी एपिलेप्सी होती है, आपके आसपास में आप देखते हो, आप उसका ट्रीटमेंट कराइए, ना कि अपने आप ट्रीट करना शुरू करिए। उसको मनोरोग विभाग में, न्यूरो विभाग में, जहां भी मेडिसिन में आपको लगता है, आप वहां उसके पास कंसल्ट कीजिए हेल्थ प्रोफेशनल से। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यूजुअली क्या है, आउट ऑफ 1000 हम देखते हैं लगभग 5 लोग इससे प्रभावित हैं। अगर 1000 लोगों की बात करें तो लगभग 5 लोग इससे प्रभावित हैं।
तो आप देखोगे कि आपके आसपास के माहौल में बहुत ज्यादा एपिलेप्सी के मरीज दिख जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज और मैंने नोटिस किया है कि जो एपिलेप्सी के मरीज होते हैं वो हमारे अस्पताल तक नहीं आते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जैसा मैंने बताया कि बहुत भ्रांतियां हैं, लोग घर के अंदर ही रखते हैं उनको। ठीक है, ये एक मेंटल हेल्थ की, एक तरह से मेंटल हेल्थ के लिए कलंक है, स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ, टैबू है मेंटल हेल्थ। ठीक है, मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि बोलते हैं ना मेंटल इलनेस इज अ टैबू इन सोसाइटी, स्टिग्मा इन सोसाइटी। तो हमें फ्रेंड्स इस स्टिग्मा को रिड्यूस करना है। हमें अगर आसपास में कोई भी मरीज ऐसा दिखता है तो हमें अप्रोच करना है। तो फ्रेंड्स, अब इसके बेसिकली क्या है, इसके कारण क्या है? ठीक है, नंबर 1 कारण, कई बार क्या होता है कि आपका जो हाई ग्रेड फीवर होता है, यूजुअली देखा जाता है बच्चों में बहुत तेज बुखार हो जाता है। तेज बुखार होने की वजह से भी हमें दौरा हो सकता है, और ये सिर्फ बच्चों में नहीं, बड़ों में भी हो सकता है। सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं। कई बार क्या होता है कि जो इंजरी हो जाती है, कई बार हमें किसी एक्सीडेंट में ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, या चोट लग जाती है, मेजर इंजरी हो जाती है, हेड इंजरी हो जाती है, उस केस में भी दौरा होने के चांस होते हैं। कई बार नशे के केस में आपने देखा होगा ना कि जिसको मैंने पहले एक वीडियो भी बनाई है डिलीरियम ट्रेमेंस के ऊपर। ठीक है, वो भी क्या है कि इंसान लंबे समय तक नशा कर रहा है, उसको नशा नहीं मिला तो उसके अंदर दौरे जैसा आने लगता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे जैसे कीटाणु होते हैं जो यूजुअली देखा जाता है, आजकल बहुत कॉमन दिख रहा है कि जो बंद गोभी होती है, पत्ता गोभी होती है, उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके सेवन की वजह से भी वो दौरे होने की चांस होता है। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा भी पाया जाता है कि जो लेट नाइट तक लोग जागते हैं, फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत एक्सेस उनका स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, ये भी एक दौरे का कारण माना जा रहा है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ओवर एंजाइटी, कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा तनाव, फैमिली प्रेशर, डोमेस्टिक वायलेंस, ये भी दौरे के कुछ कारण मान रहे हैं, तो फैक्टर्स में आ रहा है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि स्लीप डिस्टरबेंस भी एक दौरे का बहुत बड़ा कारण है। लाइक कोई किसी की प्रॉपर नींद नहीं हो पा रही है तो उस कंडीशन में भी दौरा देखने को मिलता है। पैरालिसिस की कंडीशन में, ठीक है, कई बार नसों की कमजोरी की वजह से भी दौरा देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, मैं एक बात और बोलूंगा कि दौरे में फीमेल में ज्यादा पाया जाता है, प्रिविलेंट होता है। क्यों? क्योंकि फीमेल अपने लाइफ में कई दौर से गुजरती हैं। ठीक है, कई बार उन्हें क्या होता है प्रेगनेंसी में, कई बार उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान, या इस तरह से भी कई बार दौरे का फेज आ जाता है। तो फ्रेंड्स, फीमेल में बहुत ज्यादा प्रिविलेंट है। तो फ्रेंड्स, अब हम कैसे पहचानेंगे कि दौरा अगर किसी को आ रहा है तो उसका क्या क्या की फीचर्स हो सकते हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं? तो बहुत कुछ टिप पॉइंट्स, फीचर्स मैं बताऊंगा जिससे आप पहचान सकते हैं कि दौरा बेसिकली क्या होता है, मतलब कैसे हम पकड़ सकते हैं दौरे को। तो नंबर 1, आपने फ्रेंड्स देखा होगा कि जब दौरा आता है तो लोगों के हाथ पांव मुड़ जाते हैं। ठीक है, मतलब टाइट हो जाते हैं, जैसे ऐसे हाथ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, मतलब टाइट हो जाएगा। ठीक है, तो टाइटनेस आ जाती है। नंबर 2, टाइटनेस के साथ साथ जर्की मूवमेंट आते हैं, ऐसे जर्की मूवमेंट आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट, कई बार मुंह से झाग आता है। ठीक है, आपने देखा होगा मुंह से झाग आ रहा है फ्रेंड्स। चौथा क्या होता है, आंखें अप्रोल कर जाती हैं, मतलब ऊपर की ओर चली जाती हैं। ठीक है, आपको लगेगा अचानक से पेशेंट बैठा है और गिर पड़ा। ठीक है, क्या होता है कि झटके आ सकता है, हाथ पैर टाइट हो सकता है, आंखें अप्रोल हो सकती हैं। उसके बाद उसका जो होता है यूजुअली पाया जाता है कि कई बार उसकी जबान कट जाती है। ठीक है, टंग बाइट हो जाता है, अपनी जबान काट लेता है पेशेंट। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है फ्रेंड कि यूरिन पास हो जाता है कपड़े में, क्योंकि वो उसके कंट्रोल में नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एक फीचर्स हैं जिसको हमें नोटिस करने की जरूरत है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें उसे ट्रीट कराने की जरूरत है। फ्रेंड्स, सीजर और एपिलेप्सी में छोटा सा डिफरेंस है। सीजर एक सिंगल एपिसोड होता है, और अगर एपिलेप्सी क्या होती है, फ्रीक्वेंट
सीजर्स होने लग जाएं, तो उसे हम एपिलेप्सी बोलते हैं। तो यूजुअली क्या होता है ना, हम कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज सीजर, व्हाट इज एपिलेप्सी। तो सीजर होता है सिंगल एपिसोड, एपिलेप्सी होता है परसिस्टेंट सीजर्स। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जब हम पेशेंट को ट्रीट नहीं करते हैं, पेशेंट पे ध्यान नहीं देते हैं, तो ये क्या होता है, एपिलेप्सी वाली कंडीशन आ जाती है। तो वैसे केस में फिर ट्रीटमेंट और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपके आसपास में कोई भी ऐसा मरीज है, तो आप जरूर से जरूर उसको किसी हेल्थ प्रोफेशनल को दिखाएं, किसी डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट करवाएं। तो फ्रेंड्स, मैं आगे वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं एपिलेप्सी के टाइप्स के बारे में और एपिलेप्सी में हमें क्या और क्या नहीं करना चाहिए, उसका मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपने पेशेंस रखा, मेरी बात को सुना, और आपसे आग्रह भी करना चाहता हूं कि मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि लोगों को एपिलेप्सी के बारे में, मिर्गी के बारे में एक जो उनकी मानसिकता बनी हुई है और धारणाएं बनी हुई हैं वो बदलें और लोगों के अंदर में मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस आए। तो मेरी इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करें काफी लोगों तक, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।